तो आपको जो कल मैंने बताया था, यानी लास्ट क्लास में, वो था स्पिन स्पिन विपाटन। स्पिन स्पिन विपाटन का मतलब है कि किसी सिग्नल के या किसी पीएमआर सिग्नल के शिखरों का शिखर का दो या अधिक भागों में विपाटित हो जाना, स्प्लिट हो जाना, इसी को हम कहते हैं स्पिन स्पिन विपाटन। अब ऐसा क्यों हुआ? तो हमने ये भी देखा था कि किसी हाइड्रोजन के निकट स्थित अतुल्य प्रोटॉन अतुल्य प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र से होने वाली अन्योन्य क्रिया से यह विपाटन होता है। वास्तव में क्या होता है कि हमारा जो प्रोटॉन है वो बगल वाले अतुल्य प्रोटॉन, अगर बगल वाला तुल्य प्रोटॉन है तो कोई असर नहीं करेगा, लेकिन बगल वाला अगर अतुल्य प्रोटॉन है तो उसमें कितने तरह के चुंबकीय अनुनाद हो सकते हैं, उनके साथ इसका इंटरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए ए जो है ये तुल्य प्रोटॉन है, इसका सिग्नल इस तरीके से व्यवस्थित है। बी में बी अतुल्य प्रोटॉन है और मान लो कि ये सिर्फ एक हाइड्रोजन है। पहली स्थिति में माने कि अभी कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है अतुल्य प्रोटॉन के रूप में बगल में। तो वो एक हाइड्रोजन स्वयं दो प्रकार का चक्रण करता है, एक क्लॉकवाइज यानी जो कि हमारे तुल्य प्रोटॉन के जैसा, और एक उसके विपरीत। तो हमारा तुल्य प्रोटॉन इससे भी संक्रिया करेगा, इससे भी संक्रिया करेगा। इन दोनों ही संक्रियाओं के कारण हमारे प्रोटॉन का सिग्नल एक बार इसके कारण थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा और इसके कारण थोड़ा घटा हुआ, यानी हमारा सिग्नल जो है, ए का सिग्नल दो भागों में बंट जाएगा। अब चूंकि दोनों ही संभावनाएं बराबर हैं, है ना, स्पिन की दोनों संभावनाएं, ये भी 50% टाइम होगा और ये भी 50% संभावना, तो इसलिए इनकी तीव्रता का अनुपात 1:1 होगा। अब मान लो कि अतुल्य प्रोटॉनों की संख्या दो है, दो हाइड्रोजन अतुल्य हैं हमारे सिग्नल के साथ। तो हमारा सिग्नल तो ऐसा है, दो हाइड्रोजन अपने आप को या तो इसके समानांतर रख सकते हैं या इसके दोनों विपरीत रख सकते हैं। पहला समानांतर दूसरा विपरीत, या पहला विपरीत दूसरा समानांतर, ये भी हो सकता है। तो आप देखो, हमारा प्रोटॉन 3 बार संक्रिया करेगा। आप बोलोगे सर 4 सेट बना रहे हो, संक्रिया 3 क्यों? बता रहा हूं। पहला पूर्णतः सपोर्ट का, दूसरा पूर्णतः विरोध का, तीसरा 50% सपोर्ट और 50% विरोध का है। पहला वाला विरोध करे, दूसरा सपोर्ट करे, या पहला सपोर्ट करे,
दूसरा विरोध करे, दोनों ही परिस्थितियों में आप देखोगे कि एक का सपोर्ट है, एक का विरोध है, 50% सपोर्ट है, 50% विरोध है। ऐसा दो स्थितियां हैं, इसलिए कुल 3 सिग्नल जो बटेंगे वो आपको मिलेगा 1:2:1। एक पूरी तरह से सपोर्ट का, दो 50-50% वाले दो सिग्नल हैं इसलिए, और एक सिग्नल 3 मिलेंगे, तो 3 हिस्सों में विपाटित होगा। अब ये पढ़ने का फायदा क्या है? देखो, ये तो जब आप एनएमआर सिग्नल देखोगे तो एनएमआर सिग्नल में आपको कई शिखर मिलेंगे। अब उन कई शिखरों में कुछ शिखर तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन के होंगे और कुछ शिखर विपाटन से उत्पन्न हुए होंगे। अब सिग्नल तो बोल के नहीं बताएगा कि मैं विपाटन से उत्पन्न हुआ हूं, मैं तुल्य प्रोटॉन वाला हूं, नहीं। आपको तो सपोज करो कि टीएमएस के सापेक्ष ये टीएमएस है, आपको सिग्नल कुछ ऐसा मिला, मान लो। अब आप कैसे जानोगे कि कौन सा सिग्नल जो है वो विपाटन से मिला है और कौन सा विपाटन से नहीं मिला है? तो ये ध्यान रखना कि जब आप आवृत्ति बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बदलेगी। चुंबकीय क्षेत्र और आवृत्ति बदलने पर जिन सिग्नलों के बीच की दूरी बदल जाए, ये दूरियां बदल जाएंगी, तो वो समझ जाइए कि वो तुल्य प्रोटॉनों के सिग्नल हैं, समूहों के सिग्नल हैं। लेकिन जिन विपाटित सिग्नलों के बीच की दूरियां न बदलें, जैसे ये दूरी जितनी पहले थी उतनी ही रह जाए, तो हम कहेंगे कि ये विपाटन के कारण उत्पन्न हुआ है, ये स्पिन विपाटन के कारण हुआ है। यानी ये एक ही सिग्नल है, लेकिन उसके सिग्नल के शिखर दो हिस्सों में बंट गए हैं। इसलिए विपाटन की दूरी, विपाटित सिग्नलों की दूरी चूंकि प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर होती है, इसलिए इस दूरी को हम विपाटन स्थिरांक भी कहते हैं। हो गया? तो इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो हमारा चैप्टर का थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। अब आते हैं इसके अनुप्रयोग पे और देखते हैं कि हमसे सिग्नल बनेगा या नहीं। मैं एक दो बताऊंगा तो शायद आपको आइडिया लग जाए। कुछ विशेष बात होगी उसका ध्यान पढ़ के हम रख लेंगे, बाकी नॉर्मल है। चलिए देखते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास, एथिल ब्रोमाइड। बढ़िया उदाहरण, एथिल ब्रोमाइड। आपको इसका सूत्र लिखना है, CH3CH2Br। साफ दिख रहा है यहां दो तरह के प्रोटॉन हैं, ए बी। ठीक बात है, इसमें पहचानने में कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप फोन वो कर सकते हैं कि सर कैसे। देखो, इनका वातावरण, ये सभी कार्बन से जुड़े हैं जिसके बगल में CH2 है, जबकि ये वाला अलग है, कार्बन से जुड़ा है जिसके एक तरफ CH3 एक तरफ Br है। तो वातावरण अलग हुआ तो अलग सेट हो गया। तो हमारे पास तुल्य प्रोटॉनों के दो समूह हैं, तुल्य प्रोटॉनों के समूह। तो हमारे पास समूह, हम एक एक समूह के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। समूह, पहला समूह है आपका ए। ए में कुल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। और बी में टोटल कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इससे हमको पता चला कि सिग्नल कुल दो जगह पे मिलेगा, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो जितने तुल्य प्रोटॉनों के समूह होंगे हमको उतना सिग्नल मिलेगा, दो सिग्नल मिलेगा।
एक में 3 हाइड्रोजन है, एक में 2 हाइड्रोजन है, तो स्वाभाविक है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके सिग्नल की तीव्रता ज्यादा होगी, यानी ज्यादा ऊंचा ऊंचा बनाना है। और जिसमें हाइड्रोजन कम होगा उसको थोड़ा कम ऊंचा बनाना है, तीव्रता। दूसरी चीज, बी वाला ब्रोमीन से जुड़ा है। ब्रोमीन एक विद्युत ऋणात्मक समूह है। विद्युत ऋणात्मक समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, जिससे बी के हाइड्रोजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये अपरिरक्षित है। बी वाला क्या है? अपरिरक्षित है। अपरिरक्षित है मतलब ये क्या करेगा? मतलब ये निम्न तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निम्न तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा, है ना। जबकि ये क्या है? ये परिरक्षित है भाई, सीधी बात है, ये कोई ब्रोमीन ओमीन से नहीं जुड़ा है। तो ये क्या करेगा? उच्च तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा। देखो हमको दो चीजें मिल गई। अब इसके बाद हमको देखना है कि ए के बगल में कौन है? बी है। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। तो ए का सिग्नल n-1 यानी कि 2+1 3 भागों में विपाटित होगा। और अनुपात होगा 1:2:1, ये फिक्स है। बी में 2 हाइड्रोजन है और बी के बगल में कितना है? ए है। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो यहां बी का सिग्नल n+1 यानी कि 3+1 4 भागों में विपाटित होगा, जिसका अनुपात 1:1:2:2:1 होगा। 1:2:2:1। देखो हमको खूब सारी जानकारी मिल गई। तो चलिए बनाते हैं, घबराएंगे नहीं। आपको एक्स और वाई अक्ष खींच लेना है। यहां क्या होता है? सिग्नल की तीव्रता होती है। यहां आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं, मैं डेल्टा मानूंगा। और आपको पता है ना, डेल्टा का मान 10 शुरू में होता है और 0 आखिरी में होता है। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो इस क्षेत्र में बढ़ रही है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये इधर बढ़ रही है, यानी 0 वाला सबसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और 10 वाला सबसे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। एक हाइट ले लेते हैं नॉर्मल, और 0 पे हम बनाएंगे एक छोटा सा सिग्नल। ये छोटा सा सिग्नल किसका होता है? हमेशा TMS, हमारे संदर्भ पदार्थ का। अब आपके दो सिग्नल हैं। बी का सिग्नल 4 भागों में बटा होगा और निम्न तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में होगा, यानी बी का सिग्नल अब एकदम तो निम्न नहीं होगा, कुछ यहां पे होगा। तो 4 भागों में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, ये। और इससे थोड़ा दूरी पे, थोड़ा पहले, थोड़ा ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में हमको मिलेगा ए का 3 सिग्नल, 1, 2, ये। एग्जैक्ट डाटा नहीं है पर सिग्नल आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, ये भी नोटिस करना कि इसके सिग्नल की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा रखना, ये वाले की। क्योंकि मैंने कहा ए में तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। अब आप देखो ये बनाया हुआ है उसने। आप चाहो तो बोर्ड से मैच कर सकते हो। दूरियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सिग्नल आप देखो। TMS के बगल में 3 है, उसके बगल में 4 है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हो कि कैसे हम NMR सिग्नल बनाएंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
ठीक है। इसके बाद मैं आपको एथेनॉल का स्पेक्ट्रम बताता हूं। एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ये है CH3CH2OH। यहां आप देखो तीन तरह के प्रोटॉन दिख रहे हैं, A B C। ठीक है, तुल्य प्रोटॉनों के समूह। हमारा पहला समूह है प्रोटॉन ए का, जिसमें तीन हाइड्रोजन है। तीन हाइड्रोजन है और वो अपरिरक्षित है, किसी भी ऐसे समूह से नहीं जुड़े हैं जो विद्युत ऋणात्मक हो, तो अपरिरक्षित है। बी जो है उसमें दो हाइड्रोजन है और इसके एक साइड O है, मतलब ये, सॉरी, ये परिरक्षित है, जबकि ये क्या होगा, अपरिरक्षित है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। सी में एक ही हाइड्रोजन है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो सीधी सी बात है ये अधिक अपरिरक्षित होगा। परिरक्षित है मतलब ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा। ये वाला निम्न चुंबकीय क्षेत्र में करेगा, ये अधिक निम्न क्षेत्र में करेगा और निम्न में। चलो ये हो गया। तीन के बगल में सिर्फ दो हाइड्रोजन है, ए के बगल में सिर्फ बी है, इसलिए सिर्फ बी का असर पड़ेगा। तो बी में दो हाइड्रोजन है, इसलिए तीन भागों में विपाटन होगा। शिखर तीन भागों में विपाटित होगा। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, सॉरी, अल्कोहल के दो संभावना। अगर अशुद्धियां हैं तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन इसके ऊपर असर नहीं डालेगा, ये इसके ऊपर नहीं डालेगा, और शुद्ध में असर डालेगा। तो पहले अशुद्ध का देखते हैं हम, ठीक है ना। अशुद्ध के लिए देख रहे हैं, ए अशुद्ध है हमारा एल्कोहल, तो ऐसे में बी के बगल में ए का प्रभाव पड़ेगा, सी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बी में कितने, ए में कितने हैं, तीन, जो कि बगल में है, तीन धन एक, यानी शिखर चार भागों में बटेगा। और चूंकि सी के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, इसलिए शिखर एक शिखर होगा, केवल विपाटित नहीं होगा। तो जो ग्राफ बनेगा, सबसे दुर्बल क्षेत्र पे कौन बनेगा, अधिक निम्न, ये बनेगा, और ये एक ही शिखर रहेगा। ये लो भाई, अकेले हाइड्रोजन का है, शिखर विपाटन नहीं है, ये हो गया हमारे हाइड्रोजन का। तो ये OH के लिए हो गया। इससे थोड़ा प्रबल पे, निम्न पे बनेगा बी का। दो है, चार भागों में बट रहा है, 1:2:2:1। और सबसे तीव्र क्षेत्र पे बनेगा हमारा तीन का, जो तीन भागों में विपाटित रहेगा, तीन भागों में, यानी 1:2:3।
और सबसे जीरो पे हम बनाएंगे टीएमएस का सिग्नल। जहां टीएमएस बनाओगे वहां आप डेल्टा की वैल्यू को क्या रख दोगे, जीरो। तो ये बन गया आपका प्योर के लिए, ठीक है ना। इम्प्योर के लिए क्या होगा, सॉरी इम्प्योर के लिए, अशुद्ध के लिए। शुद्ध में क्या होगा, अगर इसी ग्राफ को शुद्ध के लिए बनाए, सारी चीजें सेम रहेंगी, फर्क सिर्फ कितना बी और सी में थोड़ा अंतर आ जाएगा। क्या होगा, होगा ये कि बी के शिखर जो है अब थोड़ा ज्यादा बटेंगे। बी बीच में है, बी के एक तरफ तीन हाइड्रोजन है और एक तरफ एक हाइड्रोजन है और सब अतुल्य है। तो पहले बी का सिग्नल तीन हाइड्रोजनों के कारण चार हिस्से में बटेगा, बिल्कुल ठीक। फिर जो चार बट गए हैं, हर एक सिग्नल सी के प्रभाव में, सी में कितना है, एक, एक मतलब दो हिस्सों में बांटेगा ये। तो हर एक सिग्नल फिर से दो हिस्सों में बटेगा, यानी टोटल आठ सिग्नल मिलेंगे। बी के कारण, सॉरी, ए के कारण चार तथा सी के कारण चार गुणा दो बराबर आठ। जबकि सी के बगल में सिर्फ बी है दो, यानी ये तीन हिस्सों में बटेगा। तो यहां तीन शिखर आपको दिखाई देंगे। तो अब अगर मैं इसका बनाऊं तो कैसे होगा, अल्कोहल में ये तीन हिस्सों में बट जाएगा, एक, दो, तीन। बी का बी का आप देखो आठ हिस्सों में, पहले तो हम क्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार बांट लो। फिर चार चार को फिर वो दो दो हिस्सों में ऐसे बांट देना, ऐसे ऊपर थोड़ा थोड़ा वाई कर देना, ये आठ हिस्सों में। बाकी ए तीन भागों में ही रहेगा। तो ए का अपना सिग्नल बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे चल के टीएमएस का बनाओ, खत्म करो झमेला, जीरो, ऐसा बनेगा। तो ये किसके लिए है, शुद्ध के लिए, ठीक है। तो बनाना आसान है, आपको पहले पता करना है कितने तुल्य समूह हैं, कितने अतुल्य समूह हैं, उस हिसाब से सेट बना लीजिए। फिर देखिए किस समूह के, क्यों, कौन से समूह विद्युत ऋणात्मक समूहों से जुड़े हैं। जो विद्युत ऋणात्मक से जुड़ा होगा वो अपरिरक्षित होगा, जो उसके बगल वाला होगा वो थोड़ा परिरक्षित होगा। जितना दूर होता जाएगा परिरक्षण बढ़ता जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि उनके आधार पे आप ये निर्धारित कीजिए कि अवशोषण निम्न क्षेत्र में होगा कि प्रबल क्षेत्र में होगा। इसके बाद ये निर्धारित कीजिए कि हर एक के बगल में कितना अतुल्य प्रोटॉन है। इसी बात को समझाया गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तीन यहाँ हाइड्रोजन अतुल्य है, एक यहाँ चार है, पांच हिस्सों में बांट दो, क्योंकि चार धन एक पांच। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर अतुल्य प्रोटॉन अपना प्रभाव डालता है। तो सेट ए के तीन प्रोटॉन के कारण सिग्नल चार हिस्सों में बटेगा। सेट सी यानी हाइड्रोजन वहां जितना भी होगा, अगर एक है तो वो हर एक को कितने हिस्से में बांट देगा, दो दो में बांट देगा। तो टोटल आठ। मान लो दो होता तो हर एक को तीन तीन में बांटता, ठीक। तो हर एक सिग्नल पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको एक एसिटाल्डिहाइड का और बताता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। एसिटाल्डिहाइड सूत्र है CH3CHO।
तो यहां पर एक ये प्रोटॉन है और CHO, मतलब ये एक सेट है बी। ठीक है, यहां रख देता हूं। तो हमारे पास तुल्य प्रोटॉनों के दो समूह हैं। ए समूह में 3 हाइड्रोजन है, बी समूह में एक हाइड्रोजन है। बी समूह का हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, यानी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक के नजदीक है। तो बी जो है हमारा अपरिरक्षित है। अपरिरक्षित है तो निम्न चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, अवशोषण करेगा। जबकि सीधी बात है, ए परिरक्षित है, दूर है, तो ये क्या करेगा, उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा। ठीक। अब ए सेट के बगल में बी जो अतुल्य प्रोटॉन है वो एक ही है, तो ए का सिग्नल दो भागों में विपाटित होगा, दो भागों में विपाटन। और बी के बगल में जब ए 3 हाइड्रोजन है, तो 3 धन 1, 4 भागों में विपाटन होगा। देखो जान गए हम। अब ग्राफ बनाएंगे। विपाटन कैसे निकालते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो आप जिस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम ए की बात कर रहे हैं, ए को छोड़ देंगे। ए के बगल में कितना हाइड्रोजन है, एक, तो उसका असर पड़ेगा 2 बार, तो 2 हिस्सों में। बी की बात करें तो बी के बगल में ए के हाइड्रोजन है, कितना है, 3, कितने बार असर करेंगे, 4, तो 4 हिस्सों में बटेगा। ठीक है। अच्छा, अब दो ही सिग्नल मिलने हैं। एक निम्न चुंबकीय क्षेत्र में मिलेगा, निम्न चुंबकीय क्षेत्र में हमको 4 का मिलेगा, 1:2:2:2 ये। और थोड़ा तीव्र क्षेत्र में हमको मिलेगा 2 हिस्सों में। फिर आ जाओ यहाँ TMS लगा दो और खेल खत्म। तो ये 0, ये डेल्टा की वैल्यू है। आप ग्राफ चाहो तो देख सकते हो, एसिटाल्डिहाइड का ग्राफ जो है ये ऊपर वाला है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला। निम्न क्षेत्र में 4 सिग्नल है और उच्च में 2 है और उसके बाद TMS का है। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, प्रैक्टिस करें। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है मेरे हिसाब से। इस चैप्टर में मेरे बताने की जो चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। मैंने वुडवर्ड फाइजर का नियम वगैरह तो आपको पहले ही बता दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं।